हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर संबंध और फलन के विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15वें प्रश्न तक हल किया था, तो इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आपको कोने में जो आई बटन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। 16वें प्रश्न की बात करें तो इसमें आपको एक समुच्चय दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बताइए कि इस समुच्चय के द्वारा ऐसे कितने संबंध संभव हैं जो स्वतुल्य हों, सम्मित हों, लेकिन संक्रामक ना हो। और एक कंडीशन दी गई है कि जो भी आप संबंध बनाएंगे उसमें 1 2 और 1 3 होना ही चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप रिलेशन लिखेंगे उसमें 1 2 और 1 3 को जरूर लिखेंगे। तो इस समुच्चय के द्वारा आपको बताना है कि ऐसे कितने संबंध संभव हैं, ऐसे कितने संबंध होंगे जो स्वतुल्य हों, सम्मित हों, लेकिन संक्रामक ना हो, और जो भी संबंध आप बनाएंगे उसमें 1 2 और 1 3 को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो संबंध होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन के उप समुच्चय होते हैं। तो आप पहले एक रास ए निकालेंगे, तो आप एक रास यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना जानते हैं। इसी समुच्चय में इसी समुच्चय का गुणा करेंगे तो देखो आ जाएगा 1 1 1 2 1 3, फिर कौन होगा 2 1 2 2 2 3। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 3 1, फिर 3 2 और फिर 3 3। ये आएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट को लेकर हम रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं, देखो लिखते हैं R इक्वल टू, सबसे पहली बात, जो भी संबंध आप बनाएंगे वो स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए क्या जरूरी है कि समुच्चय के जितने भी एलिमेंट हैं उनका डबलेट हो, यानी 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा। ये संबंध स्वतुल्य हो गया। ठीक, अब उसने कहा था कि जो भी संबंध आप बनाएंगे उसमें 1 2 होना चाहिए। तो देखो जैसे आप इसमें 1 2 लिखोगे तो संबंध सम्मित होना चाहिए। इसके लिए 1 2 है तो 2 1 भी आएगा। भाई सम्मित में क्या होता है, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो अगर आपने 1 2 लिखा तो इसका उल्टा 2 1 भी होगा। ठीक है, और इसने कहा था कि संबंध में आप 1 3 लिखेंगे, तो जैसे आप 1 3 लिखेंगे तो 1 3 लिखने की वजह से ये संबंध अभी सम्मित नहीं है। सम्मित होने के लिए इसका उल्टा होना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3 1। बात समझ रहे हैं भाई, संबंध जो आप बनाएंगे वो स्वतुल्य होना चाहिए और सम्मित होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3, हमने जब 1 1 2 2 3 3 को लिखा तो ये संबंध स्वतुल्य हो गया। अब उसने कहा था कि संबंध में 1 2 होना चाहिए, तो आप जब 1 2 लिखेंगे तो सम्मित होने के लिए इसका उल्टा लिखना पड़ेगा। और इसने कहा 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 लिखेंगे तो इसका उल्टा 3 1 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक आपका ये जो संबंध है ये स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है। ठीक, अब देखना ये है कि क्या ये संबंध संक्रामक है, क्या ये संबंध संक्रामक है। तो देखो यहां से यहां तक देखने की जरूरत नहीं, यहां देखो ए बी है, बी सी है तो ए सी भी है, मतलब 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 है। ठीक है, देखो 2 1 है, 1 3 है, क्या 2 3 है? इसमें 2 3 नहीं है। देख लो भाई, ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, यानी 2 1 है, 1 3 है तो 2 3 भी होना चाहिए, और इस रिलेशन में 2 3 नहीं। इसलिए ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब स्वतुल्य है, सम्मित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। क्या इसके अलावा और कोई ऐसे संबंध बना सकते हैं आप जिसमें 1 2 और 1 3 को आप लिखें और वो संबंध स्वतुल्य सम्मित हो लेकिन संक्रामक ना हो? संभव ही नहीं है। आप 1 2 को लिखेंगे तो 2 1 को लिखना पड़ेगा, 1 3 को लिखेंगे 3 1 को लिखना पड़ेगा। और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था इसमें देखो, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, फिर 1 2 को लिखा, 2 1 को लिखा, फिर 1 3 को लिखा, 3 1 को लिखा। अब बचे कौन? एक बचा है आपका 2 3 और एक बचा है 3 2। और जैसे आप 2 3 और 3 2 को लिखेंगे जो भी संबंध आपका आएगा ना वो संक्रामक भी हो जाएगा, और आपसे कहा है कि संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि इस समुच्चय के द्वारा केवल एक ही संबंध संभव है जो स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, लेकिन संक्रामक नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने हमको कंडीशन दिया था कि 1 2 और 1 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से संबंधों की संख्या कितनी होगी?
संबंधों की संख्या कितनी होगी भाई, एक होगी। ठीक है, तो केवल एक ही संबंध बनेगा। तो ये था आपका 16वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न की बात करें तो इसमें वही समुच्चय दिया गया है जो 16वें प्रश्न में था, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ ऐसे कितने तुल्यता संबंध संभव हैं जिसमें 1, 2 आए। मतलब ये है कि आपको अब जो संबंध बनाने हैं वो तुल्यता संबंध होने चाहिए, यानी स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, तो जो भी आप संबंध बनाएंगे उसमें 1, 2 को जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो अब फिर से वही कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लिखूंगा मैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने एक राशि का मान निकाला था, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो डायरेक्ट मैं रिलेशन लिखता हूँ। ठीक है, रिलेशन जो भी आप बनाएंगे वो क्या होना चाहिए, वो स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि तुल्यता संबंध बनाना है। तो देखो पहली बात, स्वतुल्य के लिए क्या जरूरी है, सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनका डबलेट होना चाहिए। लो जी, 1, 1 हो गया, 2, 2 हो गया, 3, 3 हो गया, ये तो हो गया स्वतुल्य। ठीक है, अब उसने कहा था कि 1, 2 होना चाहिए, तो 1, 2 को लिख दो, 1, 2 को लिख दो। अब 1, 2 को लिखा है तो सममित होने के लिए इसका उल्टा भी लिखना पड़ेगा, 2, 1। लो ठीक है, अब देखो क्या ये संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, तो स्वतुल्य तो ये है। रही बात सममित की, तो 1, 2 है तो इसका उल्टा 2, 1 भी है, तो ये सममित भी है। अब संक्रामक देखो, तो देखो यहां तक चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। यहां देखो AB है, BC है तो AC भी है, मतलब 1, 2 है, 2, 1 है तो 1, 1 भी है। इसलिए ये रिलेशन आपका स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो एक संबंध तो आपका ये हो गया। ठीक है, देखो दूसरा वाला देखो, संबंध स्वतुल्य होना चाहिए तो जाहिर सी बात है 1, 1 होगा, 2, 2 होगा और 3, 3 होगा, ये तो होगा ही होगा। अच्छा, उसने कहा है कि जो भी संबंध बनाएंगे उसमें 1, 2 होना चाहिए, तो 1, 2 को लिख दिया। 1, 2 को लिखे हैं तो इसका उल्टा 2, 1 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई संबंध जो है वो स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए, तो सममित के लिए हर ऑर्डर पेयर का उल्टा मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपने 1, 3 लिखा, 1, 3 लिखा, अच्छा देखो यहां से लेकर यहां तक तो ये संबंध स्वतुल्य था, सममित था और संक्रामक था। ठीक, अब एक एलिमेंट मैंने 1, 3 लिखा, जैसे मैंने 1, 3 लिखा, इसको सममित बनाने के लिए मुझे 3, 1 लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3, 1 लिखना पड़ेगा। अब देखो यहां तक तो ये संक्रामक भी था, अब आगे देखो ये हो गया AB, ये हो गया AB, ये हो गया BC, तो AC क्या होगा, 2, 3 होगा, 2, 3 होगा। मतलब 2, 1 है, 1, 3 है तो इसमें 2, 3 होना चाहिए, और देख लो इसमें 2, 3 नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप इसमें 2, 3 लिखोगे। और जैसे आपने 2, 3 लिखा तो ये संबंध संक्रामक तो हो जाएगा लेकिन सममित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हर एक ऑर्डर पेयर का उल्टा मौजूद होना चाहिए। तो आपने 2, 3 लिखा है तो आप 3, 2 को भी लिखेंगे। और जैसे आपने 3, 2 को लिखा, इसके बाद कोई भी ऑर्डर पेयर बचने वाला नहीं है, कोई भी ऑर्डर पेयर बचने वाला नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A क्रॉस A में जितने भी एलिमेंट थे उन सब को आपने इसमें लिख दिया। मतलब ये है कि दूसरा रिलेशन आपका ये होगा। ठीक, तो कुल मिला के बात इतनी थी कि यहाँ पर संबंधों की संख्या कितनी होगी, संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, 18वें प्रश्न की बात करें तो इसमें आपको 2 फंक्शन दिए गए हैं, fx और gx, और आपसे कह रहा है कि चेक करके बताइए कि x बिलोंग्स टू 0, 1 में क्या fog x और gauf x संपाती हैं। संपाती का मतलब क्या होगा कि भाई अगर हम fog x और gauf x के ग्राफ खींचें, fog x और gauf x के ग्राफ खींचे तो इन दोनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर बनना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं संपाती। तो fog x और gauf x का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर कब बनेगा, जब इन दोनों के मान बराबर आए। अगर दोनों के मान बराबर आएंगे तभी इनका ग्राफ एक जैसा बनेगा, एक के ऊपर बनेगा, और तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों संपाती हैं। तो कुल मिला के बात इतना है कि हमें fog x और gauf x का मान निकालना है इस अंतराल में, इस इंटरवल में। ठीक है, देखो अगर आप fog x और gauf x का मान निकालना चाहते हैं इस इंटरवल में, तो आपको इसी इंटरवल में fx और gx के मान पता होने चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे। यहां पर देखो fx के 3 मान दिए गए हैं, 1, 0, -1,
और यहाँ पर जी एक्स बराबर लिखा है ब्रैकेट एक्स। ब्रैकेट एक्स का मतलब होता है महत्तम पूर्णांक फलन। मतलब ये कि अगर ब्रैकेट के अंदर मैं 2 लिखता हूँ, 2 एक्स की जगह पर 2 लिखता हूँ तो ये क्या देगा, ये 2 देगा। अगर मैं 2.1 लिखता हूँ तो ये क्या देगा, ये 2 देगा। अगर मैं 1.9 लिखता हूँ तो ये क्या देगा, 1 देगा। मतलब ये है कि इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई भी पूर्णांक अगर आप लिखते हैं, कोई भी संख्या लिखते हैं, तो या तो वो अपने बराबर का पूर्णांक दे देगा या तो खुद से छोटा पूर्णांक देगा। अब यहाँ पर देखो 2 है तो 2 क्या देगा, 2 देगा। लेकिन अगर आपने 2.1 रखा तो ये क्या करता है, ये पूर्णांक देता है और 2.1 पूर्णांक तो है नहीं, तो 2.1 से छोटा पूर्णांक कौन होगा, 2 होगा। यहाँ पर देखो 1.9 है। अब 1.9 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है तो ये टोटल क्या देगा, एक इंटीजर यानी पूर्णांक देगा, और 1.9 पूर्णांक नहीं है, इसलिए खुद से छोटा पूर्णांक कौन देगा, 1 देगा। तो कुल मिला के बात इतनी है कि महत्तम पूर्णांक फलन हमेशा क्या करता है, या तो वही संख्या दे देता है जो उसके अंदर लिखी होती है, या फिर वो खुद से छोटा पूर्णांक देता है। ठीक है, तो अब हमें इस इंटरवल में एफ एक्स और जी एक्स के मान चाहिए। तो सबसे पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं। देखो अब बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू 0,1 के लिए एफ एक्स क्या होगा भाई, एफ एक्स क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से। एक्स बिलोंग्स टू 0,1 है, मतलब ये कि एक्स का मान आप 0 तो ले नहीं सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है, यहाँ पर खुला अंतराल है। तो 0 को छोड़ के 0 से आगे की संख्याओं को लेना है और 0 से बड़ी संख्याएं कहाँ तक, 1 तक लेनी है। तो 0 से लेकर 1 तक आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो जब आप 0 से बड़ी और 1 तक जब संख्या लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखो एफ एक्स के 3 मान दिए गए हैं। जब एक्स लेस देन 0 होगा तब -1 आएगा। यहाँ पर लेस देन का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। एक्स बराबर 0, यहाँ पर देखो 0 ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है, तो ये भी गया। जब आप एक्स का मान 0 से बड़ा लेते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। आई बात समझ में। तो इस इंटरवल में एफ एक्स का कौन सा मान होगा, ये वाला होगा। फिर से बताऊं, एक्स बिलोंग्स टू 0,1 है, मतलब 0 आप ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो 0 से बड़ा 1 तक कोई भी संख्या ले लीजिए, उस पर आपको एफ एक्स क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक, एफ एक्स का मान हमें मिल गया है। इस इंटरवल में एफ एक्स का केवल एक ही मान होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जी एक्स की। तो जी एक्स को ध्यान से देखो, जी एक्स क्या है, जी एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। और इस इंटरवल में आपको जी एक्स का मान निकालना है। इस इंटरवल को मैं 2 भागों में तोड़ सकता हूँ। देखो यहाँ पर ये ओपन है और ये क्लोज है, मतलब ये कि आप 0 ले नहीं सकते और 1 को ले सकते हैं। मतलब 0 को ले नहीं सकते, 0 से बड़ी कहाँ तक, 1 तक आप ले सकते हैं। तो मैं इसको 2 भागों में तोड़ सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैं पहला काम ये करता हूँ कि मैं 0 और 1 के बीच की संख्याओं को लेकर देखता हूँ और फिर 1 पर देख लेता हूँ। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको यही इंटरवल मिलेगा। बात आई समझ में। तो देखो जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x की जगह पर जब आप 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो जब मैंने x बराबर 1 रखा तो मुझे क्या मिला, जी एक्स का मान 1 मिला। और जब आप x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा रखोगे, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा कौन, 0.5 हो जाएंगे, 0.7 हो जाएंगे, 0.9 हो जाएंगे, यही सब तो होंगे। तो देखो 0.5 जब आप रखोगे इस ब्रैकेट के अंदर तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन या तो खुद के बराबर का पूर्णांक देता है तो उससे छोटा देता है। यहाँ पर 0.7 रखा है, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0.9 रखा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कहने का कुल मतलब ये है कि जब आप x की वैल्यू ओपन इंटरवल 0 to 1 के बीच की कोई भी संख्या रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, तो एफ एक्स का केवल 1 मान मिला था हमें और जी एक्स का हमें 2 मान मिला। ठीक है, तो अब एफ एक्स और जी एक्स हमने निकाल लिया है। अब हम गाफ एक्स और फाग एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले गाफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा g1। क्या हो जाएगा, g1। और g1 का मतलब क्या है, आपने x बराबर 1 रखा है, x बराबर आपने 1 रखा है तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ध्यान से देखो जी एक्स का मान
1 आया है और 0 आया है। 1 कब आया है? जब आपने x बराबर 1 रखा है। तो मतलब जब आपने यहाँ पर x बराबर 1 रखा तो आपको 1 मिला, और जब आपने x का मान 0 और 1 के बीच कुछ भी रखा तो आपको 0 मिला। तो यहाँ पर गाफ x का मान आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो अब निकालेंगे हम लोग fog x। क्या निकालेंगे? fog x। ध्यान से देखो, इस o को हटाओगे तो ये हो जाएगा f ऑफ gx, और gx के दो मान हैं 1 और 0। तो आप एक बार gx की प्लेस पर 1 पुट करोगे और एक बार आप 0 पुट करोगे। बात समझ रहे हो? ये कब है? जब आपने x इक्वल टू 1 पुट किया। और ये कब है? जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, f1 क्या देगा? f1 1 देगा। जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो f1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। और ये क्या देगा? 0 देगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। गाफ x की वैल्यू क्या है? 1 है, और फाग x की वैल्यू क्या है? 1 और 0 है। मतलब ये कि गाफ x और फाग x के मान बराबर नहीं आए हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट पर दोनों ने बराबर मान दिया है, लेकिन इसने केवल एक ही मान दिया और इसने 2 मान दे दिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि गाफ x और फॉग x समपाती नहीं है। समपाती होने के लिए दोनों का मान बराबर आना चाहिए था। ठीक है, 19वें प्रश्न की बात करें तो इसमें आपको एक समुच्चय दिया गया है ए बी, इसको मैंने ए मान लिया। आपसे पूछ रहा है कि इस समुच्चय में कितनी द्विआधारी संक्रियाएं संभव हैं या कितनी द्विआधारी संक्रियाएं होंगी। ठीक है, तो देखो, किसी भी द्विआधारी संक्रिया को हम लोग कैसे लिखते हैं? स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर ए हो, यहाँ पर बी हो सकता है कि यहाँ पर ए हो, यहाँ भी ए हो सकता है यहाँ बी हो, यहाँ पर ए हो सकता है यहाँ पर बी हो और यहाँ पर भी बी हो। ये संभावना हो सकती है। ए और बी के बीच जब आप स्टार ऑपरेशन लगाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ से होगी? इसी सेट से होगी। तो हो सकता है कि ए और बी के बीच जब आप स्टार ऑपरेशन लगाएं तो आपको क्या मिले? ए मिले, या ये भी हो सकता है कि आपको बी मिले। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है ए मिले, हो सकता है बी मिले, यहाँ भी हो सकता है ए मिले, हो सकता है बी मिले, और यहाँ भी हो सकता है ए मिले और यहाँ पर भी बी मिले। बात आ गई समझ में? तो कुल मिला के कितनी बाइनरी ऑपरेशंस द्विआधारी संक्रियाएं संभव हैं? तो यहाँ पर देखो, इसके लिए कितनी है? 2। इसके लिए कितनी है? 2। इसके लिए कितनी है? 2। और इसके लिए कितनी है? 2। तो मतलब क्या है? कुल मिला के कितनी हुई? 2 के पावर 4। तो इस समुच्चय के लिए कुल कितनी द्विआधारी संक्रियाएं संभव हैं? 2 की घात 4। और आप इसका मान निकाल सकते हो। 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना? 16 द्विआधारी संक्रियाएं संभव हैं। ठीक है, तो ये था आपके विविध प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न। इसी के साथ आपकी विविध प्रश्नावली समाप्त होती है, साथ ही साथ आपका पहला चैप्टर भी समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टेक केयर, थैंक यू।